नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल धर्मध्वज पर। पिछले एपिसोड में हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के आधार पर और सत्व, रजस और तमस के आधार पर राशियों के विभाजन को समझा था और आज के इस 14वें एपिसोड से हम ज्योतिष के संदर्भ में ग्रहों के विषय को जानने समझने का प्रयत्न करेंगे। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ज्योतिष में ग्रहों को ब्रह्मांड की ऊर्जा माना गया है। ज्योतिष में इन आकाशीय पिंडों को केवल ग्रह ना मान करके प्रतीकात्मक ऊर्जाएं माना गया है, जो ग्रहों के स्वामियों और दैव इच्छा से मानव जीवन पर उनके प्रभाव का प्रतिनिधित्व करती हैं। संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र इन्हीं आकाशीय पिंडों, जिन्हें ग्रह कहा गया है, उसके प्रभाव से ही मानव जीवन की घटनाओं और मानव जीवन के भाग्य की व्याख्या करता है। कहने का भाव ये है कि संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र ही ग्रहों की उपस्थिति, गति, स्थिति और दृष्टि पर टिका हुआ है। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य, स्वास्थ्य, धन, व्यवसाय, विवाह, संतान और आयु यानी कि जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है। किसी भी जातक की कुंडली में ये ग्रह अपनी स्थिति और अन्य ग्रहों के साथ उनकी युति यानी कि उनका कॉम्बिनेशन और दृष्टि संबंध, गोचर अर्थात ट्रांजिट, ग्रहों की दशा अर्थात प्लैनेटरी पीरियड्स और दूसरे सहायक कारकों के माध्यम से मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। विज्ञान की अवधारणा से अलग वैदिक ज्योतिष में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु समेत कुल 9 ग्रह माने गए हैं, जबकि वर्तमान विज्ञान ग्रहों की संख्या को बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यूरेनस और नेपच्यून समेत 8 ही गिनता है। काफ़ी समय पहले तक विज्ञान की इस सूची में प्लूटो ग्रह भी शामिल था, लेकिन अब पिछले कुछ समय से प्लूटो को इस सूची से हटा दिया गया है। यूँ तो विज्ञान और ज्योतिष की ग्रह संबंधी अवधारणाओं में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन जो मुख्य अंतर है वो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर रहा हूँ। विज्ञान जो है वो सूर्य और चंद्रमा को ग्रह नहीं मानता है। विज्ञान के अनुसार सूर्य इस ब्रह्मांड का एक तारा है जो अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न करता है और अपनी ही ऊर्जा से चमक रहा है, और अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सूर्य ग्रहों को अपनी परिक्रमा में बांधे रखता है। इसी प्रकार विज्ञान चंद्रमा को भी एक ग्रह नहीं बल्कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह मानता है। विज्ञान के अनुसार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, यानी चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, जबकि ज्योतिष अपनी अवधारणा में सूर्य और चंद्रमा दोनों को ग्रह मान करके अपनी गणनाएं और अपनी भविष्यवाणियां करता है। ग्रहों की सूची में ज्योतिष पृथ्वी को नहीं लेता है, जबकि विज्ञान पृथ्वी को एक संपूर्ण ग्रह मानता है। पृथ्वी को ज्योतिष द्वारा ग्रह ना मानने की इस अवधारणा को हालांकि हम अपने 9वें एपिसोड में क्लियर कर चुके हैं, जहां से हमने राशियों को जानने समझने की शुरुआत की थी, लेकिन यहां पर भी एक बार दोबारा हम उसी बात को दोहरा रहे हैं कि जब वर्तमान विज्ञान के अनुसार सूर्य को केंद्र में रख करके बाकी आकाशीय पिंडों को उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले सिद्धांत के अनुसार ज्योतिष आगे बढ़ता है, तो ये विधि जो है सन सेंट्रिक थ्योरी या हेलिसेंट्रिक थ्योरी कही गई है, यानी कि इसमें सूर्य को जो है वो ग्रहों का केंद्र बिंदु माना गया है। जबकि जब हम पृथ्वी को केंद्र में रखकर सूर्य समेत बाकी सभी आकाशीय पिंडों को पृथ्वी के चारों ओर घुमाते हैं तो इसको जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया है। और ज्योतिष में, खास करके भारतीय ज्योतिष में, हम लोग जो है जियोसेंट्रिक थ्योरी पर अर्थात पृथ्वी को केंद्र में रख करके बाकी आकाशीय पिंडों को इसको चारों ओर घुमाते हैं, और इसी थ्योरी के अनुसार जो है वो भारतीय ज्योतिष आगे बढ़ता है। अर्थात हमें पता तो है कि आज का युग जो है वो विज्ञान का युग है, और इसी कारण सिद्धांत तो सूर्य को ही केंद्र में रखकर चलने वाला होना चाहिए, लेकिन ज्योतिष में हम सूर्य को केंद्र में रखने की बजाय
पृथ्वी को केंद्र में रखकर चलते हैं। इसी कारण ज्योतिष की अवधारणा में सम्मिलित 9 ग्रहों की सूची में पृथ्वी को नहीं लिया गया है। ठीक इसी तर्ज पर राहु और केतु को भी विज्ञान जो है वो ग्रह नहीं मानता है। विज्ञान के अनुसार राहु और केतु कोई रियल प्लेनेट नहीं है, बल्कि ये चंद्रमा के कक्षीय पथ अर्थात ऑर्बिटल पाथ के 2 इंटरसेक्शन पॉइंट अर्थात चंद्रमा के कक्षीय पथ के 2 प्रतिच्छेदन बिंदु मात्र हैं। इन्हें विज्ञान में ल्यूनर नोड्स कहा गया है। नॉर्थ ल्यूनर नोड्स को यानी उत्तरी चंद्र नोड को राहु और साउथ ल्यूनर नोड को अर्थात दक्षिणी चंद्र नोड को केतु कहा गया है। लेकिन ज्योतिष में इन दोनों ही बिंदुओं को ग्रह का दर्जा मिला हुआ है, जो ज्योतिष की गणनाओं में अन्य ग्रहों की तरह ही अपना विशिष्ट महत्व रखता है। कहने का भाव यह है कि भले ज्योतिष में सौरमंडल का केंद्र सूर्य ना होकर के पृथ्वी है, बेशक ज्योतिष में नवग्रहों की सूची में पृथ्वी ग्रह शामिल नहीं है और चंद्रमा तथा राहु और केतु को भी ज्योतिष के अंदर विज्ञान से विपरीत एक ग्रह माना हुआ है। लेकिन इन सभी वैज्ञानिक तथ्यों को जानने समझने के बावजूद हम ज्योतिष के इस महासागर के तल में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम ज्ञात ज्ञान से उस अज्ञात ज्ञान को समझने की कोशिश कर सके, जिसे वास्तविक ज्योतिष कहा गया है। ज्ञात से अज्ञात को समझने और उसे पहले से ही भांपने का ज्ञान देने वाली इस पराविद्या, इस अकल्ट साइंस को जानने समझने की कोशिश में हम इसे उसी तरह से जानने समझने की कोशिश करेंगे जिस तरह से इसे ज्योतिष के आचार्यों ने अपने दिव्य चक्षुओं से अर्जित इस ज्ञान को अपने विभिन्न ग्रंथों के अंदर दिया हुआ है। अर्थात यहाँ पर हम अपना दिमाग विज्ञान के तौर पर नहीं लड़ाएंगे, बल्कि पुराणों में जैसा लिखा है, ग्रंथों में जैसा लिखा हुआ है, उसी अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इन विरोधाभासों को अब यहीं पर छोड़कर हम अपने आज के मूल विषय ग्रहों पर वापस आते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि ज्योतिष में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों को लिया हुआ है। इनमें सूर्य और चंद्रमा नक्षत्र मंडल के प्रकाशक ग्रह कहे गए हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है, बाकी बचे 5 ग्रहों को वास्तविक ग्रह माना गया है। ज्योतिष के संदर्भ में ये सभी 9 के 9 ग्रह जो हैं वो समान प्रभाव रखते हैं। आज के इस एपिसोड में हम सरसरी तौर पर ग्रहों के ज्योतिषीय महत्व को समझ रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में सभी ग्रह अपनी राशि, भाव, नक्षत्र और अन्य कारकों के आधार पर अपना परिणाम देते हैं। कुंडली में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के योग अर्थात युतियां यानी कॉम्बिनेशन और ग्रहों की दृष्टियां ये बताती हैं कि जातक के जीवन काल में किन किन घटनाओं के घटने का योग दिखाई देता है। जबकि कुंडली में चल रही ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और गोचर आदि से हमको इस बात का पता चलता है कि जन्म कुंडली में जो जो योग दिखाई दे रहे हैं उनके कारण जिन जिन घटनाओं का घटना संभावित लग रहा है वो किस समय घट सकती है। कहने का भाव ये है कि जन्म कुंडली में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट टाइप ऑफ इवेंट को बताती है, यानी कि क्या घट सकता है। तो जन्म कुंडली अर्थात नेटल चार्ट में या कह लीजिए कि बर्थ चार्ट में प्लैनेटरी पीरियड्स लाइक मेजर पीरियड और सब पीरियड अर्थात ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो ग्रहों की दशाएं हैं ये हमको टाइमिंग ऑफ इवेंट के बारे में बताती है कि जो घटना दिखाई दे रही है उस घटना के घटने का संयोग किस समय बैठता है, जैसे शादी कब हो सकती है, जॉब कब लग सकती है आदि। और ज्योतिष में एक उत्तम ज्योतिषी उसी व्यक्ति को माना जाता है जो पहले ये बता सके कि क्या घटने की संभावना है और दूसरा ये बता सके कि जन्म पत्रिका में दिख रही कोई संभावित घटना कब घट सकती है। उदाहरण के लिए ग्रहों की मजबूत स्थिति जातक को सफलता, स्वास्थ्य और सुख प्रदान करती है, जबकि कमजोर या पीड़ित स्थिति चुनौतियां, रोग या विपत्तियां ला सकती हैं। ग्रहों की महादशा,
अंतर्दशा या गोचर आदि से भविष्य में घटने वाली संभावित घटनाओं के घटने के समय का अनुमान लगाया जाता है कि किसी भी ग्रह की दशा विशेष या गोचर के दौरान जातक तरक्की करेगा या कि वो किसी छोटी या बड़ी दिक्कत में आ सकता है। इसके अलावा ग्रह व्यक्ति के पिछले और वर्तमान जन्म के कर्मों और भाग्य के संतुलन के भी प्रतीक हैं। राहु और केतु तो विशेष तौर पर जातक के कार्मिक प्रभावों से जुड़े हुए ग्रह माने गए हैं, जो जातक के आध्यात्मिक विकास या भौतिक मोह को नियंत्रित करते हैं। ज्योतिष में दशा प्रणाली जैसे विंशोत्तरी दशा प्रणाली या योगिनी दशा प्रणाली आदि ग्रहों की अवधि को मापती है, जिसमें कोई ग्रह उस समय के दौरान प्रमुखता से किसी जातक के जीवन को प्रभावित करता है। इसके अलावा ग्रहों का ज्योतिष में महत्व ये है कि जन्म कुंडली में प्रत्येक ग्रह जो है वो कुछ राशियों का और कुछ भावों का स्वामी माना गया है। इस कारण कुंडली में 12 के 12 भावों पर किसी न किसी ग्रह का प्रभाव होता ही है, जिसके फलानुसार जातक सुख या कष्ट को भोगता है और ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही किसी भी जन्म कुंडली के भाव कमज़ोर या मजबूत माने जाते हैं। यहाँ भी एक विशेष बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि राशियों का तत्वों में विभाजन करते हुए हमने 4 ही तत्वों को लिया था और आकाश तत्व को छोड़ दिया था, लेकिन आगे जब हमने राशियों का विभाजन त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ के आधार पर पढ़ा था, तब हमने सभी 5 तत्वों को इसके अंदर ले लिया था और ये बात हमने अपने एपिसोड नंबर 12 में बताई थी। इसी प्रकार यहाँ पर भी जब हम 9 ग्रहों को तत्वों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि ज्योतिष में ग्रहों को 5 महाभूतों अर्थात सभी 5 तत्वों के आधार पर जोड़ा हुआ है। यहाँ सूर्य को अग्नि, चंद्र को जल, मंगल को अग्नि, बुध को पृथ्वी, गुरु को आकाश, शुक्र को जल, शनि को वायु से जोड़ा हुआ है। यहाँ ये बात विशेष तौर पर याद रखने की जरूरत है कि राहु ग्रह को ज्योतिष में वायु से तो जोड़ा गया है, लेकिन इसको विषाक्त वायु अर्थात पॉइजनस एयर कहा गया है और कहीं कहीं पर इसे धूम्र अर्थात धुएं का नाम भी दिया गया है, धुआं अर्थात स्मोक। तो केतु को हालांकि अग्नि से जोड़ा गया है, लेकिन इसको विशेष तौर पर धार्मिक अग्नि, पवित्र अग्नि और कहीं कहीं पर ज्वालामुखी अर्थात वोल्केनो से भी जोड़ा गया है। हालांकि आगे हम एक एक करके विस्तार से प्रत्येक ग्रह के स्वभाव और उसकी प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग इन सभी 9 ग्रहों के स्वभाव और प्रकृति को संक्षेप से समझने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। ज्योतिष में सबसे प्रमुख ग्रह जो है वो सूर्य को माना गया है। भारतीय ज्योतिष के क्लासिकल स्क्रिप्चर अर्थात बृहद पराशर होरा शास्त्र में जब मैत्रेय जो हैं वो अपने गुरुदेव ऋषि पराशर से इस ब्रह्मांड में उत्पत्ति का कारण अर्थात कॉज ऑफ क्रिएशन पूछते हैं, तो उनके गुरुदेव पराशर स्पष्ट उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे मैत्रेय, सूर्य ही इस जगत में उत्पत्ति का कारण है और सूर्य ही इस जगत में उपलब्ध सबसे पवित्र ऊर्जा का नाम है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य को ज्योतिष विद्या में कितना अधिक महत्व जो है वो दिया गया है। आत्मा, आत्मविश्वास, पिता और जीवन शक्ति का कारक ग्रह माने जाने वाले सूर्य ग्रह अर्थात सन को ज्योतिष में सभी ग्रहों का राजा माना गया है। ये अग्नि तत्व का ग्रह है। सूर्य जो है वो राजसत्ता का, नेतृत्व का और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। हृदय और आँखों से जुड़ा हुआ ये ग्रह सरकारी पद, सरकारी नौकरी दिलाने या ना दिलाने के लिए उत्तरदायी माना गया है। ये सरकार को, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। मजबूत सूर्य व्यक्ति को अति महत्वाकांक्षी अर्थात हाईली एम्बिशियस बनाता है, तो कमज़ोर सूर्य जो है वो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी को प्रदर्शित करता है। मन, भावनाओं, माता और शांति का कारक जो है वो चंद्रमा अर्थात मून को माना गया है। चंद्रमा को ग्रहों की रानी कहा गया है। इस कारण इसको ज्योतिष में ग्रहों की वरिष्ठता सूची यानी सीनियोरिटी लिस्ट में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। चंद्रमा जो है कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर, ट्रैवल अर्थात यात्रा और वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व से जुड़ा हुआ ग्रह माना गया है।
मेंटल स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी के लिए जिम्मेवार चंद्रमा यदि मजबूत स्थिति में हो तो ये जातक को इमोशनल और मेंटली स्टेबिलिटी देता है, जबकि पीड़ित या कमजोर चंद्रमा जो है वो जातक को इमोशनली डाउन कर देता है। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल यानी मार्स को ऊर्जा, साहस, युद्ध संचालन, लड़ने का मादा अर्थात स्ट्रेंथ टू स्ट्रगल, आक्रामकता यानी अग्रेशन और भाई का प्रतीक माना गया है। सौर मंडल में इसको ग्रहों का सेनापति कहा गया है। मंगल भी सूर्य की ही तरह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये संपत्ति, खेल का, सैन्य क्षेत्रों में सफलता के लिए उत्तरदायी माना गया है। मजबूत मंगल जातक को साहसी बनाता है, जबकि कमजोर मंगल व्यक्ति के स्वभाव में अनावश्यक क्रोध, अननेसेसरी एंगर को बढ़ावा देता है और उसके लिए दुर्घटनाओं का कारण बनता है। इसके बाद हम ग्रहों के राजकुमार बुध यानी मरकरी ग्रह के बारे में बात करते हैं। बुध को बुद्धि, संचार यानी कम्युनिकेशन, व्यापार और शिक्षा से जुड़ा हुआ ग्रह माना गया है। ये पृथ्वी तत्व का ग्रह है। ये लेखन, गणित, चंचलता और युवावस्था से जुड़ा हुआ ग्रह है। मजबूत बुध बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, जबकि कमजोर बुध जो है वो संचार समस्या यानी जातक को कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, जिसके चलते जातक या तो अपने आप को पूरी तरह से या आंशिक तौर पर जो है अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। गुरु यानी जुपिटर को ज्ञान का, धन का, गुरु का, संतान का और विवेक का ग्रह माना गया है। आकाश तत्व यानी स्काई एलिमेंट से जुड़ा हुआ जुपिटर ग्रह नैतिकता यानी मोरालिटी, दैवीय कृपा यानी डिवाइन ब्लेसिंग, धर्म और विस्तार यानी एक्सपेंशन से जुड़ा हुआ ग्रह है। मजबूत बृहस्पति जो है वो समृद्धि और आध्यात्मिक विकास देता है, जबकि कमजोर बृहस्पति जो है वो फाइनेंशियल लॉसेस और हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो आपको दे सकता है। शुक्र अर्थात वीनस प्रेम, सौंदर्य, कला, विवाह और विलासिता का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है, जो वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। शुक्र ग्रह जो है स्त्रीत्व अर्थात फेमिनिज्म और क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ ग्रह है। मजबूत शुक्र जो है वो सुखी वैवाहिक और रोमांटिक लाइफ का प्रतीक है, जबकि कमजोर शुक्र जो है वैवाहिक जीवन को, आपके प्रेम को और आपकी रिलेशनशिप को कमजोर कर देता है, खत्म कर देता है। इसके बाद शनि अर्थात सैटर्न अनुशासन यानी डिसिप्लिन का, कर्म का, कठिनाइयों का, देरी का, संघर्ष का, न्याय का और दीर्घायु का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह माना गया है। इसको वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट से जुड़ा हुआ ग्रह कहा गया है। मजबूत शनि जो है धैर्य और ठोस सफलता दिलाता है, जबकि कमजोर शनि हो या जातक की साढ़े सती चल रही हो या अपनी उसकी ढैया की अवस्था में जो शनि जो है वो देरी, रोग अथवा भीषण दुख का कारण जो है वो बन सकता है। राहु जिसको छाया ग्रह माना गया है और वायु तत्व खासकर विषाक्त वायु से जुड़ा हुआ ग्रह जिसको कहा गया है, ये मोह का, विदेश यात्रा का, विस्तार का, आकस्मिक लाभ अथवा हानि का, जेल योग का और परंपराओं को तोड़ने का प्रतीक ग्रह है। ये अप्रत्याशित परिवर्तन, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लाता है। ये आधुनिक तकनीक और राजनीति से जुड़ा हुआ ग्रह भी है। मजबूत राहु जो है वो जबरदस्त सफलता देता है, एकदम से व्यक्ति को फर्श से अर्श पर ले जाता है, लेकिन कमज़ोर राहु जो है वो जातक को भ्रमित करता हुआ जीवन के बड़े बड़े फैसले गलत करा देता है, जिसका खामियाजा जातक को उम्र भर भुगतना पड़ता है। यानी जिस तरीके से ये जातक को फर्श से अर्श पर ले जाता है यानी आसमान पर ले जाता है, इसी तरीके से यदि राहु कमज़ोर हो, राहु पीड़ित हो तो व्यक्ति जो है आसमान पर बैठा हुआ ज़मीन पर औंधे मुँह गिर पड़ता है। कमज़ोर राहु जो है वो जातक को जीवन में बहुत बड़ी बड़ी हानियाँ करा देता है। केतु ग्रह जिसे राहु की तरह ही छाया ग्रह कहा गया है, ये आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष और पिछले जन्म के कर्मों का ग्रह माना गया है। ये अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ ग्रह है, जिसकी अग्नि को धार्मिक अग्नि की तरह ही पवित्र माना गया है। ये ग्रह वैराग्य अर्थात डिटैचमेंट, अंतर्ज्ञान और रहस्यवाद से जुड़ा हुआ ग्रह है। मजबूत केतु जो है वो आध्यात्मिक उन्नति देता है, जबकि कमज़ोर केतु अप्रत्याशित और जल्दी से डिटेक्ट ना होने वाली लाइलाज बीमारियां दे देता है। हालांकि ज्योतिष में ग्रहों की विस्तार से व्याख्या एक बहुत लंबा विषय है, जिसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए समझते चलेंगे।
लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि ग्रह जो हैं वो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं जो मानव जीवन को आकार देती हैं और उसे अपनी स्थितियों के अनुसार परिभाषित करती हैं। ज्योतिष के संदर्भ में ग्रह जातक के स्वास्थ्य को, संबंधों को, उसके वित्त प्रबंधन को यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, उसकी विवेक और बुद्धि को और उसके करियर तक को अर्थात जीवन के प्रत्येक पहलू को जो है वो नियंत्रित करते हैं। कुल मिलाकर ज्योतिष में ग्रह कर्मफल प्रदाता माने जाते हैं। यह हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्मों के आधार पर हमें फल प्रदान करते हैं। ग्रहों का अध्ययन व्यक्ति को अपने कर्मों को समझने और उसे बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। कहने का भाव यह है कि ज्योतिषीय संदर्भ में ग्रह ज्योतिष के आधार स्तंभ हैं। ये 9 ग्रह केवल खगोलीय पिंड नहीं बल्कि ये चेतनात्मक शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को निरंतर संचालित कर रही हैं। तो आज के इस 14वें एपिसोड में हमने ग्रहों के ज्योतिषीय महत्व को समझा है और अभी फिलहाल के लिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।